कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारा टॉपिक है। और ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, इनको आप देखिए कि इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आपको पहले टॉपिक्स बता देता हूँ। जी, हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का इलेक्शन, उनकी मिलिट्री पॉलिसी, उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज, एक्सपेंशन, कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, और इकोनॉमिक एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक वर्क्स, और ये सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह पे बात करेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के इलेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स, यानी चारों के इलेक्शन पे मिला के भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह चारों कैलिफ इलेक्शन, उनका इलेक्शन हुआ, उसमें भी हजरत उस्मान का इलेक्शन डिस्कस हो सकता है। या फिर आपका इलेक्शन और आपकी जो डिसीजंस है, आपकी पॉलिसी है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेकंड कजन थे, सन इन लॉ भी थे, और एक बड़े मशहूर साहबी थे, और थर्ड राइटली गाइडेड कैलिफ। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं कि ही बिलोंग्स फ्रॉम बनु उमैया फैमिली, कुरैश की शाख थी बनु उमैया। कुरैश के दो कबीले बड़े मशहूर हुए, बनु उमैया और बनु हाशिम। बनु हाशिम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बनु उमैया से थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पे अटैक हुआ, तब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सोचा कि किसी को नॉमिनेट करना चाहिए, किसी को अपने बाद खलीफा नामजद करना चाहिए। लेकिन आपने फरमाया कि छह ऐसे लोग हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने छह लोगों का नाम दिया, उनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। आपने हजरत अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद इब्न अबी वक्कास और तलहा इब्न उबैदुल्लाह, इन छह लोगों का आपने नाम मेंशन किया। अच्छा, उस वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की एज, जब हजरत उमर की शहादत हुई, तकरीबन अराउंड 70 थी, 68 भी लिखा है, कुछ ने 72 भी लिखा है, यानी आपकी एज काफी ज्यादा थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जख्मी हुए, इंजर्ड हुए, तो तब आपने मेंशन किया कि अगर अबू उबैदा बिन अल जर्रा आज जिंदा होते, तो ही वुड बी द बेस्ट नॉमिनी फॉर खलीफा। और इस तरह आपने एक दो और साहबा कराम का मेंशन किया कि अगर वो आज होते, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना होती खलीफा नामजद करने में। आई वुड नॉमिनेट देम डायरेक्टली के दे वुड बी द बेस्ट चॉइस। कुछ रिवायतों में आता है कि आपने मेंशन किया कि अगर खालिद बिन वलीद जिंदा होते, तो ही वाज द बेस्ट नॉमिनी। अबू उबैदा बिन जर्रा, वो तो अमीरुल उम्मत है, यू नो वेल, ये बड़े मशहूर साहबी हैं। सकीफा बनी सादा में जहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इलेक्शन हुआ, वहां पे भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हजरत उमर और अबू उबैदा बिन अल जर्रा थे। और अबू उबैदा बिन अल जर्रा जो थे, वो सुप्रीम कमांडर भी थे मुस्लिम फोर्सेस के सीरियन फ्रंट पे। सो बहुत ही प्रोमिनेंट साहबी थे, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका था ड्यूरिंग प्लेग। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हवाले से काफी परेशान थे, जब वो जख्मी थे इस दौरान, कि हाउ शुड आई डिसाइड दिस मैटर ऑफ द खिलाफा, मुझे किसे चूज करना चाहिए या किसे रेफर करना चाहिए। दो द अल्टीमेट डिसीजन वाज मेड बाय मजलिस शूरा का हतमी फैसला होता है। लेकिन आप जब जख्मी थे, तो आपने देखा कि आपके हाथ में कुछ कंकर हैं, कुछ पेबल्स हैं, एंड ही इज लुकिंग टुवर्ड्स देम एंड ही वांटेड टू डिसाइड कि whom should he pick, ठीक है ना, ये कौन सा कंकर उठाना चाहिए। तो इससे उनके जहन में ख्याल आया कि जिस तरह मेरे हाथ में कुछ कंकर थे, इस तरह मुझे भी कुछ लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए जो कि बेस्ट पॉसिबल चॉइस हो सकते हैं। तो आपने छह लोगों को रेफर कर कहा कि आपके ख्याल में ये छह के छह लोग जो हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इनमें से किसी को खलीफा चूज किया जाए। आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि इस कमेटी के पास 3 दिन का टाइम है,
और 3 दिन तक इन लोगों को आपस में डिसाइड करके चौथे दिन जो है वो खलीफा नॉमिनेट करना है। अच्छा, ज्यादातर रिवायतों में आता है कि हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, ये भी अशर मुबशरा में से थे। अब आप देखें, ये सारे लोग जो थे अशर मुबशरा या 10+ कंपेनियंस में से थे, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। तो आपने फरमाया कि तलहा अभी नहीं है, उस वक्त नहीं थे मदीना में। तो आपने कहा कि अगर तलहा जो है वो कमेटी को ज्वाइन कर लें तो फिर उन्हें भी शामिल किया जाए। लेकिन अगर वो वापस नहीं आते तो बाकी जो मेंबर है वो अपना फैसला ले सकते हैं। मीन वाइल जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस कमेटी में शामिल थे, एक इम्पोर्टेंट सहाबी थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं खलीफा की नॉमिनीज में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे खलीफा नहीं बनना। आप मेरे अलावा इन अफराद में से, इन साहब कराम में से किसी को चूज कर लें। अच्छा, इसके पीछे भी एक ड्रीम आता है रिवायतों में कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके सामने एक ग्रास फील्ड थी। उस ग्रास फील्ड में पहले एक ऊंट आया, कुछ टाइम तक वहां पे चलता रहा और वहां से गुजर गया। फिर एक और ऊंट आया, वो बहुत ज्यादा देर तक वहां पे घास चलता रहा और बहुत ही ज्यादा सेहतमंद था, वो भी वहां से गुजर गया। फिर उसके बाद एक और ऊंट आया और उसने भी घास चरना शुरू कर दी और काफी देर तक घास चरता रहा। फिर चारों तरफ से तीर आने लग गए, वो ऊंट बहुत जख्मी हो गया और बड़ी मुश्किल से उस ग्रास फील्ड को अबूर करके वो दूसरे किनारे पे गया। वो जब सुबह उठे तो उन्होंने इस ख्वाब की ये ताबीर ली कि इससे मुराद जो है वो नेक्स्ट खलीफा है। पहले जो ऊँट थे वो पहले 2 खलीफा की तरफ निशानदेही कर रहे थे कि उनका टाइम बहुत अच्छा गुजरा, और जो नेक्स्ट जो कैलिफ होगा, थर्ड कैलिफ जो भी हो, उसका टाइम शुरू में अच्छा होगा, बाद में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी और उसके लिए खिलाफत को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। बाकी जो सहाबा कराम थे और मजलिस शूरा के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने चूंकि स्टेप डाउन कर दिया है, आप भी इस कमेटी में शामिल थे, तो आपको एज अ मॉडरेटर काम करना चाहिए और इन तमाम 5 अफराद के दरमियान जो आपको फैसला करना चाहिए। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने ये तरीका निकाला कि आपने सब सहाबा से कहा, इन चारों से, कि आप अपने अलावा किसी और को वोट करें। ठीक है, अपने अलावा किसी और को वोट करें। तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अलावा हजरत अली को वोट किया, यानी खुद विदड्रॉ हो गए और कहा कि अगर मुझे विदड्रॉ होने का कहा जाए तो मैं वोट करूंगा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। जब साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान को वोट किया। ठीक है, और इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खुद जो है वो हजरत उस्मान को वोट किया। और इस तरह जो दूसरे एक सहाबी थे तलहा, वो मदीना से बाहर थे। तो आपने कहा कि अपने अलावा किसी को वोट करें, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपने अलावा हजरत उस्मान को वोट किया, हजरत उस्मान ने अपने अलावा हजरत अली को वोट किया। तो हजरत अली को हजरत उस्मान ने वोट किया, हजरत उस्मान को हजरत अली ने वोट किया, दोनों ने एक दूसरे को वोट किया। ठीक है, और हजरत जुबैर ने कहा कि ही इज वोटिंग फॉर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कि ही इज वोटिंग फॉर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत अली और हजरत उस्मान दोनों के दो दो वोट हो गए। ठीक है, दोनों को दो दो लोगों ने वोट कर दिया। एक उनका अपना अपना वोट हो गया और एक एक वोट जो है वो अलग से हो गया। तो इज इट क्लियर कि दोनों को किस तरह वोट्स मिले? ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी हो तो आसमी तो इस तरह पहले हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ ने उनसे कहा कि आप अपने अलावा किसी को वोट करें जिसको आप बेहतर समझते हैं। तो हजरत अली को भी एक वोट मिल गया, हजरत उस्मान को भी एक वोट मिल गया, और दोनों ने एक दूसरे को वोट किया, तो दोनों के दो दो वोट हो गए। नाउ हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ, उन्होंने वोट करना था, तो हिज वोट वाज फाइनल। तो उन्होंने इसका तरीका ये इख्तियार किया कि उन्होंने जाके आम लोगों से डिस्कस किया, पब्लिक से डिस्कस किया, आवाम से डिस्कस किया कि व्हाट डू यू थिंक कि हु यू सपोर्ट एज द नेक्स्ट कैलिफ, या किसको आप बनाना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को वोट किया। उसके रीजंस थे, पहली रीजन ये थी कि ज्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की एज ज्यादा है। ठीक है, ही वॉज अराउंड 72 ईयर्स ओल्ड, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एज जो थी अराउंड 40 थी।
तो उस जमाने के ट्रेडिशनल कल्चर में ये था कि ज्यादा ओल्ड ओल्ड एज वाले लोगों को ज्यादा इज्जत दी जाती थी, और खास तौर पे कबीले के शेख बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए एज वाज अ फैक्टर। तो पहला जो फैक्टर था जिसकी वजह से लोगों ने हजरत उस्मान को सपोर्ट किया, दैट वाज हिज एज, कि आपकी एज ज्यादा थी। ही वॉज फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो नेक्स्ट जनरेशन में से थे। उस तरह अगर देखें तो, यानी जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीचिंग स्टार्ट की, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ही वॉज अराउंड 37 38 ईयर्स ओल्ड उस वक्त। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जो है वो 8 9 साल के बच्चे थे। तो एज ग्रुप डिफरेंट था दोनों की, एज में डिफरेंस था बहुत ज्यादा, तो एज पहला फैक्टर था। तो आप लोगों से जब आपने बात की तो लोगों ने कहा कि देखें, अगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाएंगे तो वो चूंकि ज्यादा एज के हैं तो उनको बनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनके बाद फिर हम हजरत अली को खलीफा बना सकते हैं, कि क्योंकि हजरत उस्मान की एज अभी 80 के करीब है, तो ज्यादा 20 25 साल और हो सकती है उनकी जिंदगी। उसके बाद फिर हजरत अली चार्ज संभाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत अली के पास तो इसके बाद इंशाल्लाह मौका होगा, हजरत उस्मान को हमें इस दफा मौका देना चाहिए। फिर एक और रीजन ये था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी अकरम सब की दो बेटियों की शादी हुई है। इसलिए आपको जुन्नूरैन कहते हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनकी हजरत फातिमा से शादी हुई थी, एक ही बेटी से शादी हुई थी। तो कुछ लोगों ने इस बात को भी कंसिडर किया कि आपकी प्रॉब्लम की दो बेटियों से शादी हुई है, इसलिए आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपका मकाम जो है वो ज्यादा बुलंद है। अच्छा, तीसरा जो रीजन था वो ये था, यानी पहला रीजन जो है वो आपकी एज हो गई, दूसरा रीजन जो है वो आपकी प्रॉब्लम की दो बेटियों से शादी हो गई, ठीक है, दो डॉटर से। और तीसरा रीजन ये था कि आप बहुत ज्यादा जेनरस थे, और आपने बहुत ज्यादा पैसा अल्लाह ताला की राह में खर्च किया था, हर एक शख्स की मदद करते थे। तो मदीने में अक्सर लोग ऐसे थे जिनके किसी ना किसी तरह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदद की थी। तो लोग उनके एहसान एहसान का बोझ भी था उनपे, और लोग उनको पसंद भी करते थे कि आप बहुत ज्यादा जेनरस थे। यू नो वेल, के मऊना एक कुआं चाहिए था जब, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ज्यादा अमाउंट दे के वो कुआं खरीद दिया। तो बहुत ज्यादा जेनरस थे, तो बहुत से लोगों पे आपके एहसानात थे, तो उन लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया। तो इन रीजंस की वजह से लोगों ने कहा कि हजरत थर्ड खलीफा को नामजद करना चाहिए। तो ये तो उन्होंने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने पब्लिक की राय ले ली। इसके बाद उन्होंने दोनों कैंडिडेट्स को सेपरेटली बुलाया, अलग अलग बुलाया, और उनसे कहा कि वो अपने प्रीवियस जो कैलिफ्स हैं अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या उनके तरीके को फॉलो करेंगे। तो हजरत उस्मान ने अफर्मेटिव में जवाब दिया कि बिल्कुल मैं फॉलो करूंगा। वो इन्होंने रिजर्वेशन शो नहीं की। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उन्होंने पूछा कि आप क्या अबू बकर और उमर के तरीके को फॉलो करोगे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान और सुन्ना को फॉलो करना प्रेफर करूंगा। इसके बाद फिर आपने इम्पोर्टेंट कंपेनियन से, तमाम सहाबा कराम से, अच्छा दो उस वक्त वहाँ पे इस्लाम का जो शूरा का निज़ाम है, डिस्कशन या कंसल्टेशन का निज़ाम है, उसमें दो जो है उसके बॉडीज होती हैं। एक होता है मजलिस शूरा, मजलिस शूरा मजलिस शूरा में तमाम इम्पोर्टेंट सहाबा होते हैं। और दूसरा जो था दैट वाज मजलिस आम, जिसमें मदीने के तमाम लोग शामिल थे। तो आपने पहले मजलिस शूरा से डिस्कस किया, और उसके बाद आपने मदीने के तमाम जितने भी लोगों से आप मिल सकते थे पब्लिक से, उन तमाम से भी आपने बात की। जिस तरह मैंने पहले बताया, तो ज्यादातर लोगों ने हजरत उस्मान को सपोर्ट किया। फिर आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अगर मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम दे के ये कहूँ कि अगर मैं तुम्हें खलीफा बनाऊं तो तुम जस्टिस करोगे, और अगर मैं उस्मान को खलीफा बनाऊं तो आप उनकी बात सुनेंगे, उनको ओबे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा। इसी तरह सेम बात आपने हजरत उस्मान से भी कही कि अगर मैं तुम्हें खलीफा बनाऊं तो क्या तुम जस्टिस करोगे, और अगर मैं अली को खलीफा बनाऊं तो क्या तुम उसको ओबे करोगे। तो उन दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी डिसीजन आप करेंगे हम उसको ओबे करेंगे।
उसको फॉलो करेंगे। तो उसके बाद चौथे दिन आपने मस्जिद नबवी में जाके, वहां पे पूरा मदीना शहर जमा था, आपने सबके सामने इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया और कहा कि ये स्टेप्स थे जो मैंने लिए हैं। और इसके बाद मैंने इस तरह ये बेहतर समझा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। तो आई एम सेलेक्टिंग हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एज द खलीफा। आई एम टेकिंग हिज ओथ एंड नाउ ऑल ऑफ यू शुड टेक द ओथ ऑफ allegiance at the hands of हजरत Usman Razillah Ta'ala anhu. So in that way, Hazrat Usman Razillah Ta'ala anhu was chosen as the third rightly guided caliph. So is it clear कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को किस तरह खलीफा बनाया गया? So all that was the election process of election of हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। तो आपको इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्लियर हो गया? Okay. Now we are discussing about the problem. First problem जिनके टाइम पे हुई, that was foreign attack from the Roman Empire. इससे पहले हम देख चुके हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह के टाइम पे कि दोनों से, रोमन एम्पायर से भी पर्शियन एम्पायर से भी बैटल्स हो रही थी, और रोमन एम्पायर को भी पर्शियन एम्पायर को भी दोनों को डिफीट करके मुसलमानों ने अपनी खिलाफत कायम कर ली थी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मार्टिरम था, जो शहादत थी, उसमें पर्शियंस का रोल था। उन्होंने अपने जासूस भेजे थे जो कि एसेसियंस थे, उनमें से एक शख्स ने आपको खंजर मार के शहीद कर दिया था। तो एसेसियंस जो थे वो पर्शियंस ने भेजे थे, और रोमन्स जो थे वो भी इस मौके की तलाश में थे कि अगर मुसलमान वीक हो या हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो जाए, तो इस मौके से फायदा उठा के अटैक किया जाए। अच्छा, रोमन्स का जो कैपिटल था दैट वाज कंस्टेंटिनोपल। आजकल का जो तुर्की है, आजकल का जो टर्की जहाँ पे है, जो मुल्क है, आधा यूरोप में और आधा एशिया में, तो कंस्टेंटिनोपल तकरीबन यहाँ पे था। दैट वाज द कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कंस्टेंटिनोपल कहाँ पे था? कंस्टेंटिनोपल से वहाँ का जो रूलर था उसको सीजर कहते थे। आई थिंक उसको कॉन्स्टेंट वन जो था, ही वाज एक्चुअली रूलिंग। तो कॉन्स्टेंट वन ने इस मौके से फायदा उठाने का सोचा, और उन्होंने तीन आर्मी सेंड की। एक आर्मी ने मेडिटेरियन सी क्रॉस किया। ठीक है, मेडिटेरियन सी क्रॉस करके इन्होंने इजिप्ट पे हमला कर दिया, और इजिप्ट को उन्होंने कनकर कर दिया। ठीक है, मैं आपको जरा मैप पे दिखाता हूँ। यहाँ से उन्होंने यानी कंस्टेंटिनोपल से नेवल फोर्सेस भेजी, इन्होंने मेडिटेरियन सी क्रॉस किया, और इन्होंने इजिप्ट पे कब्जा कर लिया। जस्ट आफ्टर हजरत उस्मान इलेक्शन, इन्होंने ये पूरा इलाका, इजिप्ट का इलाका था, सूडान भी इजिप्ट में शामिल था, तो इस पूरे इलाके पे रोमन्स ने कब्जा कर लिया। एक और आर्मी ने जो रूट था, लैंड रूट इख्तियार किया, और उन्होंने आर्मीनिया पे कब्जा कर लिया और आजरबाईजान पे कब्जा कर लिया। तो ये तीन इलाके जो थे, इन पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनते ही रोमन्स ने अटैक करके उनको कैप्चर कर लिया। पहला जो इलाका था वो इजिप्ट था, दूसरा आर्मीनिया था, और तीसरा आजरबाईजान। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस तरह रोमन्स ने हजरत उस्मान के खलीफा बनते ही, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक्चुअल डिजाइनर ऑफ द खिलाफा, या एक्चुअल जो रूलर है जिन्होंने हमारी रोमन एम्पायर को या पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया, दैट इज हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डेथ के बाद हम आसानी से ये सारे इलाके वापस ले लेंगे, और उनके बाद कोई और लीडरशिप नहीं होगी। बट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि आपने लीडर्स प्रिपेयर किए थे। अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा किराम को आपने बेहतरीन लीडर्स बनाया था। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बेहतरीन लीडर प्रूव हुए, और उन्होंने हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह और ज्यादा, उनसे बढ़ के बल्कि फतूहात की, कॉन्क्वेस्ट की। सर नाउ लेट्स सी, इन्होंने जब अटैक किया, रोमन रोमन ने, और तीन इलाकों पे कब्जा कर लिया, ठीक है? और उसके बाद रोमन ये चाहते थे कि वो सीरिया पे भी अटैक करें। ठीक है, और अलेक्जेंड्रिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था। देन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके लिए पहला टेस्ट था, पहला चैलेंज था कि खलीफा बनते ही उनको अब ये इलाके वापस लेने थे। अच्छा, रोमन्स ने, उनके पास नेवी थी, मुसलमानों के पास अभी तक नेवल फोर्स नहीं थी, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नेवी बनाने को सपोर्ट नहीं किया था, तो उन्होंने अपनी नेवी से अटैक किया था।
तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन अटैक्स को रिपल्स करने के लिए, इन इलाकों को वापस लेने के लिए अपने तीन बेहतरीन कमांडर्स को भेजा। वलीद बिन अकबा को आजरबाईजान भेजा आपने। वलीद बिन अकबा, इनाम याद रखिएगा, इनका आगे बार बार तस्करा होगा। सलमान बिन रबिया को आर्मीनिया भेजा, आर्मी देके। और अमर बिन अलास, इनको इजिप्ट भेजा। हजरत उमर के टाइम पे भी अमर बिन अलास ही थे जिन्होंने इजिप्ट कंकर किया, तो दोबारा इन्हीं को भेजा गया। तो इन तीन कमांडर्स को आपने आर्मीनिया, आजरबाईजान और इजिप्ट, ठीक है, जो कि दुश्मनों के हाथ चले गए थे, रोमनों ने कब्जा कर लिया था, उन इलाकों को वापस लेने के लिए भेजा। और तीनों आर्मीज ने एक साल के अंदर अंदर इन तमाम रिवॉर्ड्स को खत्म किया, यहाँ से रोमन आर्मीज को एक्सपेल किया, और तीनों इलाके एक साल से भी कम टाइम में आपने वापस ले लिए। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो ये उनकी पहली अचीवमेंट थी कि आपने फौरन अटैक को रिपर्स करके उन तमाम इलाकों को वापस ले लिया। जो कि रोमन्स ये समझ रहे थे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अब कोई यहाँ कोई वारिस नहीं रहा, कोई ऐसा ऐसा रूलर नहीं है जो कि इन इलाकों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आपने ये गलत प्रूफ किया और आपने कहा कि मुसलमानों के पास लीडरशिप की कमी नहीं है। एंड द नेक्स्ट खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला सेम लाइक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आई होप कि आपको क्लियर है। एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको? ये सालार आपको भी क्लियर है? आगे चले। यस सर। कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कंपाइलेशन ऑफ कुरान के टॉपिक में, प्रिजर्वेशन एंड कंपाइलेशन, मैं कुछ ही दिन बाद दोबारा उसकी रिवीजन की तरफ आऊंगा, तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसका पूरा बैकग्राउंड है कि प्रॉक्सिम के टाइम पे कैसे प्रिजर्व हुआ, हजरत अबू बकर के टाइम पे क्या काम हुआ, तब आपको हजरत उस्मान का टाइम का काम भी समझ आएगा। और हजरत उस्मान का कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, ये आपकी अचीवमेंट्स में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो पहली अचीवमेंट जो थी वो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि दैट वाज, जी पहली अचीवमेंट आप ये मेंशन कर सकते हैं कि वो ये थी कि आपने रोमन्स के अटैक को रिपल्स किया। और सेकंड अचीवमेंट जो थी दैट वाज कंपाइलेशन ऑफ द कुरान। जिसके बाद आगे चलते हैं, आपने एक साल तक जो है, जो कि हजरत उमर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप एक साल तक जो है वो किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं कर सकते थे। तो आपने पहले साल तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं किया, लेकिन अगले साल आपने सीरिया, जॉर्डन और पैलेस्टाइन, इन तीन इलाकों को मर्ज करके आपने सीरिया के प्रोविंस को एक्सटेंड कर दिया। यानी सीरिया के प्रोविंस को आपने बड़ा कर दिया, उसमें जॉर्डन और पैलेस्टाइन के इलाकों को भी शामिल कर दिया, जो कि हजरत उमर के टाइम पे नहीं था। हजरत उमर के टाइम पे हजरत माविया, जो अबू सुफियान के बेटे थे, वो यहाँ के गवर्नर बनाए गए थे। तो हजरत उस्मान के टाइम पे भी इन्होंने कंटिन्यू किया और बहुत अच्छा काम किया। हजरत उमर भी इनसे खुश थे। और हजरत उमर के टाइम पे वेल के अगर कोई गवर्नर काम सही नहीं करता तो आप उसको हटा देते थे, लेकिन हजरत माविया, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो हजरत माविया यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल थे, लोगों को वहाँ पे पसंद करते थे। हजरत माविया से पहले यहाँ के जो गवर्नर थे, दैट वाज यजीद इब्न अबू सुफियान। अबू सुफियान के बड़े बेटे का नाम यजीद था। तो यजीद, ही वाज मिलिट्री कमांडर एज वेल। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, हमने डिस्कस किया था, जो चार आर्मी सेट की थी, उनमें से एक आर्मी के कमांडर यजीद यजीद बिन अबू सुफियान थे। बट यजीद बिन अबू सुफियान की जो वो डेथ हो गई थी उस बीमारी में जिसमें बाकी सहाबा कराम की डेथ हुई थी, प्लेग में। तो उनके बाद हजरत माविया को गवर्नर बनाया गया था। तो आपका पहला एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ये था कि आपने सीरिया के प्रोविंस को एक्सटेंड किया, जॉर्डन पैलेस्टाइन को आपने इसमें शामिल कर दिया, और हजरत माविया को आपने यहाँ का पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया। पहले हजरत माविया सीरिया के गवर्नर थे, लेकिन अब पैलेस्टाइन के, जॉर्डन के मिला के एक बड़े प्रोविंस के आपको गवर्नर बना दिया गया। अच्छा, इससे पहले जो हजरत उमर का टाइम चल रहा था, उसमें जो byzantinian रूलर था वो हेरेक्लस था। लेकिन 641 में, यानी हजरत उमर के इंतकाल से 3 साल तकरीबन पहले, कॉन्स्टेंस कॉन्स्टेंस टू जो था, नाउ ही वाज द byzantinian रूलर। तो ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो पहला जो आपने डिसीजन लिया, जो बड़ा डिसीजन था, वो आपने सीरिया के बारे में लिया। उसके बाद जो दूसरा डिसीजन था, दैट वाज रिलेटेड टू इजिप्ट। ठीक है ना? तो पहली बात तो आपने इजिप्ट को वापस लिया रोमन से। और उसके बाद आपने इजिप्ट के साथ जो इजिप्ट इजिप्ट के इसमें दो पार्ट थे, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट।
अपर इजिप्ट में तो आजकल का जो इजिप्ट है वो सारा था, और लोअर इजिप्ट में सूडान वगैरह के इलाके थे। तो आपने इस पूरे इलाके को, लोअर इजिप्ट को, अपर इजिप्ट को आपने यूनाइट करके एक बड़ा प्रोविंस बना दिया। ठीक है। और आपने इनको एक प्रोविंस बना दिया। अच्छा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे यहाँ पे कोई प्रॉपर गवर्नर नहीं था। आपने कोई प्रॉपर गवर्नर अपॉइंट नहीं किया था। और आपने अमर बिन अल आस को, जो कि यहाँ के आर्मी कमांडर थे, यहाँ की जो गवर्नरशिप है वो, और अब्दुल्ला इब्न अबी सरा जो कि रेवेन्यू के इंचार्ज थे, इन दोनों को आपने यहाँ का इंचार्ज बनाया हुआ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। ये दोनों बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर बिन अल आस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, इनका हम आगे बार बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के पहले नेवल कमांडर भी थे। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें जो जो हजरत उस्मान के खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए थे उनमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो अमर बिन अलास और अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब्दुल्ला इब्न साद जो थे वो रेवेन्यू के इंचार्ज थे, यानी खजाने का डिपार्टमेंट इनके पास था, बैतुल माल। और अमर बिन अलास मिलिट्री कमांडर थे। ये दोनों मिल के हजरत उमर के टाइम पे रूल कर रहे थे, रूल चला रहे थे। और कोई प्रॉपर गवर्नर आपने अभी तक मुंतखब नहीं किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो अमर बिन अलास के हाथ में थी, और रेवेन्यू जो था वो अब्दुल्ला बिन साद के हाथ में था। लेकिन 27 में एक डिस्प्यूट रोज बिटवीन अमर एंड अब्दुल्ला। ठीक है। और उस्मान के सामने, हज़रत उस्मान के सामने वो डिस्प्यूट लाया गया। तो आपने इन्वेस्टिगेशन की, और आपने ये फैसला किया कि हजरत अमर बिन आस ही इज रॉन्ग, एंड आपने उनको वापस मदीना बुला लिया। और अब्दुल्ला जो थे, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, उनको आपने फुल फ्लेज गवर्नर बना दिया। तो इस डिसीजन से अमर बिन अल आस जो थे वो खुश नहीं थे। अच्छा, इसमें हजरत उस्मान ने उसे डिमांड की कि रेवेन्यू बढ़ा दें। ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रेवेन्यू बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला बिन साद ने रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो 2 मिलियन दिनार्स आते थे हजरत अमर बिन अल आस के टाइम पे, तो उन्होंने बढ़ा के 4 मिलियन कर दिया। बट हजरत अमर बिन अलास का ये व्यू था कि अगर हम 4 मिलियन कर रहे हैं तो वहां के अवाम जो है उससे उस पे इससे उन पे इस पे बोझ पड़ रहा है। तो अमर बिन अलास इस हक में नहीं थे कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया। तो जब एक मौके पे हजरत उस्मान ने कहा कि देखिए हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया, 4 मिलियन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने 4 मिलियन तो कर दिया, लेकिन इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह कोई ऊँटनी हो और उसके बच्चे भी हों, तो उसके बच्चे अगर भूखे हों तो फिर उस दूध का क्या फायदा जो आप पब्लिक को पिला रहे हैं। तो आपने कहा कि वहाँ के लोग जो है वो, उनके लिए मुश्किल है। सो दैट वे अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट के अमर बिन अलास को हजरत उस्मान ने रिमूव करके अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा को अपॉइंट किया, फुल फ्लेज गवर्नर बना दिया। सर, कैन यू टेल मी कि क्या आपको, आपके ख्याल में, जिनको आपने गवर्नर बनाया अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, क्या आपके ख्याल में वो उस्मान के रिलेटिव थे? जी अजीशा, आपको लगता है कि वो रिलेटिव थे या नहीं होंगे? ठीक है, वो रिलेटिव थे। सारा, आपका क्या ख्याल है, रिलेटिव थे? तो ये रिलेटिव थे, बिल्कुल ठीक है। तो रिलेटिव थे। तो नाउ कंट्रोवर्सीज इमर्ज, बाद में हम देखेंगे कि लोगों ने इल्जाम लगाए। तो उसमें एक इल्जाम ये भी था कि आपने अपने रिलेटिव्स को फेवर किया। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट फिनोमिना, ये तो हमने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अनदर इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ उस्मान टाइम इज दैट कि आपके टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई। यानी आपके टाइम पे बहुत सारे इलाके, नए इलाके मुस्लिम खिलाफत में शामिल हुए। अच्छा, इसमें ये जो हमने फेवर की बात की, इसको हम एंड पे बात करेंगे, जब हम एलिगेशन पे बात करेंगे ना, तो देन वी मे डिस्कस। अच्छा, फेवर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसमें हम बाद में बात करते हैं। हम जब आगे इनके एलिगेशंस में फेवर पे बात करेंगे तो तब तक काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो हमें फिर ये आसानी हो जाएगी। तो एक्सपेंशन इज अ टॉपिक नाउ। तो आपके टाइम पे इतनी ज्यादा एक्सपेंशन हुई कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, चारों डायमेंशंस में इस्लामिक खिलाफा फैल गई। और खिलाफत इतनी ज्यादा एक्सटेंडेड कभी नहीं थी जितना कि इनके टाइम पे हो गई। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि तकरीबन तकरीबन जो है 40-50% इलाका, नया इलाका खिलाफत में
शामिल होगा। अच्छा, इसको हम सिस्टमेटिकली डिस्कस करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले साउथ की बात करते हैं। तो अरेबिया का या मक्का मदीना का जो साउथ था वो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका था। आपको पहले मैप में दिखा देता हूँ। जिस तरह अगर ये मदीना था, ये कैपिटल था इस्लामिक खिलाफा का, तो इसका साउथ जो था ये नॉर्थ अफ्रीका का इलाका था। ये अफ्रीका का नॉर्थ है, लेकिन इस्लामिक खिलाफा के सेंटर के ये साउथ में था। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका आपको नजर आ रहा है, ये पूरा इलाका ये नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है। तो ये खिलाफत के साउथ में था। ठीक है? तो साउथ में नॉर्थ अफ्रीका का इलाका फतह हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इजिप्ट जो है ये हजरत उमर के टाइम पे फतह हुआ था। और फिर हजरत उस्मान के पहले साल में रोमन से अटैक किया, वो हमने डिस्कस किया था। तो इसके साथ जो इलाका था, ये जो इलाका था यहाँ पे, ये जो इलाका था ये सारा रोमन्स के कंट्रोल में, यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, ये पूरा इलाका ये रोमन्स के कंट्रोल में था। ठीक है? यहाँ पे रोमन्स कंट्रोल था। और यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी कंटोनमेंट थी, बहुत ज्यादा फोर्सेस थी उनकी। और उनका एक बहुत बड़ा कमांडर था ग्रेगरी। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो इजिप्ट है, क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए ये रोम है, इनका कैपिटल है, इधर भी रोमन्स है इस इलाके में भी। तो क्या आपको लगता है, ये भी रोमन्स है, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि इजिप्ट पे रोमन्स यहाँ से हमला कर सकते हैं और यहाँ से भी हमला कर सकते हैं? तो आपको ये इलाका कुछ वल्नरेबल लगता है, यानी दैट इज ओपन टू रोमन अटैक? ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे रोमन्स कभी भी अटैक कर सकते हैं? आपके ख्याल में ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है? Yes, ये sir. सारा क्या आपको लगता है? जी सर. क्या आपको लगता है कि इजिप्ट का डिफेंस खतरे में है रोमन्स से? तो ये खतरे में जी था, सर. ठीक है ना? और ये प्रूव भी हो चुका था हजरत उस्मान के पहले साल में, चूंकि रोमन्स ने अपनी नेवल फोर्स से अटैक किया था और इजिप्ट को उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। वो तो फिर हजरत उस्मान ने कमांडर्स भेजे तो उन्होंने छुड़ा लिया। लेकिन इससे ये बात समझ आ गई और हजरत उस्मान पे ये वाजे हो गया, मुसलमानों पे ये वाजे हो गया कि इजिप्ट जो है वो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है रोमन्स की तरफ से। सी साइड से भी अटैक हो सकता है और ट्रिपली की साइड से भी अटैक हो सकता है, अफ्रीका की साइड से भी। तो ये डिसाइड किया गया कि अगर हम ये चाहते हैं कि इजिप्ट पे अपना कंट्रोल बरकरार रखें, खिलाफा को मजबूत करें, और पहल तो रोमन्स कर चुके थे इजिप्ट पे हमला करके, तो अब मुसलमानों को अपने डिफेंस के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। तो इस इलाके में मुसलमान आगे बढ़ रहे और यहाँ पे बैटल्स हुई। और अल्टीमेटली उन्होंने 2-3 साल के अंदर ये पूरा इलाका नॉर्थ अफ्रीका तक का, बिल्कुल एंड पे यहाँ पे मोराको आता है, तो मोराको तक का पूरा इलाका, और आगे यहाँ पे स्पेन आता है। तो स्पेन के साथ साथ यहाँ का पूरा इलाका जो है, ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका, ये मुसलमानों ने कंट्रोल कर लिया। इसकी बैटल्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। सो नॉर्थ अफ्रीका का जो गवर्नर था उसका नाम ग्रेगरी द पेट्रियार्चियन था। ठीक है? ये रोमन कमांडर था। और इसका इलाका जो है वो इजिप्ट के बॉर्डर से लेके मोरक्को तक, ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका जो हमने दिखाया मैप पे, ये पूरा जो है ये रोमन्स के पास था। तो दैट वाज अ थ्रेट। तो इस थ्रेट को डिस्कस किया गया मजलिस शूरा में। तो अब्दुल्ला इब्न साद जो थे, जो कि इजिप्ट के गवर्नर थे, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, इन्हें हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने परमिशन दी कि दे में स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ अफ्रीका। और वो मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करें ताकि नॉर्थ अफ्रीका को कैप्चर किया जाए। और 10,000 की फोर्समेंट भी भेजी गई इनको मदीना से। सो एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की गई ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ हजरत उस्मान कैलिफेट। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ये मैंने अभी डिस्कस किए कि इजिप्ट की सिक्योरिटी के लिए, मुसलमानों की खिलाफत की सिक्योरिटी के लिए जरूरी था कि नॉर्थ अफ्रीका को फतह किया जाए। नॉर्थ अफ्रीका में ट्रिपली था जो कि लीबिया का कैपिटल है। तो दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए लिबिया ये इलाका है, लिबिया का एक जो आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे लिबिया में ट्रिपली जो था उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पे बड़ी उनकी फोर्सेस थी, आर्मी थी। सो हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, उन्हें ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आर्मी लेके इस इलाके के अंदर मूव करें। इससे पहले हजरत अमर बिन अलास के टाइम पे ये तमाम इलाके फतह हुए थे, लेकिन उन्होंने इन इलाकों पे अटैक नहीं किया था। तो 27 एज में उन्होंने मूव किया ट्रिपली की जाने। ठीक है?
अच्छा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी हेल्प के लिए रीइंफोर्समेंट भेजी। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर साहबी हैं। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर को उनकी हेल्प के लिए रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा। तो ग्रिगरी या जरीर भी इसको कहते हैं। ठीक है। उसकी आर्मी 1,20,000 थी, या कुछ लोगों ने और ज्यादा भी 2 लाख तक भी मेंशन किया है। बट मुस्लिम्स हैड अ वेरी स्मॉल आर्मी। मुश्किल से तकरीबन 30-35 हजार हो गई, ऐसे भी कम हो गए। सो मुस्लिम्स दे हैड वेरी स्मॉल आर्मी बट दे वर वेरी एंथुसियास्टिक। और रीइंफोर्समेंट के लिए, अच्छा, ये जंग चलती रही, काफी टाइम गुजर गया, लेकिन इसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो अब्दुल्ला बिन साद ने खत लिखा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजीद रीइंफोर्समेंट भेजे। तो आपने मदीना से जो फोर्स भेजी, उसमें आपने इंपॉर्टेंट सहाबा कराम को भेजा। एक तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जो कि बहुत ही बहादुर तरीन शख्स थे, बहुत ही बहादुर सिपाही थे। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, ये भी इस आर्मी में शामिल थे। और अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस और अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ये तमाम बड़े मशहूर साहबा कराम थे, जो कि अपनी बहादुरी की वजह से बड़े मशहूर थे और बड़े प्रोमिनेंट कंपेनियंस थे। तो इन सबको इस महाज पे आपने भेजा, ताकि मुस्लिम आर्मीज को जो है वो जोश और जज्बा भी मिले। और ये जो कि बड़े बहादुर लोग हैं, तो ताकि इनको देख के लोग और ज्यादा enthusiastic होकर वॉर करें, और ये लोग भी वॉर में कंट्रीब्यूशन करें। तो सेफ सेफटूला एक जगह है, सेफटूला, जहाँ पे ये बैटल है, दोनों फोर्सेस का मुकाबला हुआ। तो इसी बैटल को बैटल सेफटूला भी कहते हैं। अच्छा, इस जंग चलती रही, काफी दिन तक चलती रही। एक मकाम ये आया कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो थे, उनके जो ट्रूप्स थे, उनको ग्रेगरी की आर्मी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। और मुसलमानों के लिए बड़ी डायर सिचुएशन थी। और एक मौका ये आ गया कि मुस्लिम आर्मी वाज थ्रेट टू एनहिलेशन, यानी मुसलमानों की जो आर्मी थी, वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। लेकिन अब्दुल्ला अपने जुबैर ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। और आपने अपने कुछ खास अपने जो उनके सिपाही थे, जो स्पेशल फोर्सेस के लोग थे उनके, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर लोग थे, उनको साथ लिया। और जो ग्रेगरी था, उसके कैंप पे उन्होंने अटैक कर दिया अपने बहादुर लोगों के साथ। और आपने उसको दूर से देखा और आपने उस पर अटैक कर दिया। तो अपनी छोटी सी जो बटालियन थी, उसको लेके आपने अटैक किया। और अल्टीमेटली अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उन्होंने जो ग्रेगरी कमांडर था, उसको इस अटैक में कत्ल कर दिया। तो ये बहुत ही बहादुरी का काम किया आपने। दुश्मनों के दरमियान से अपने लोगों को लेके आगे बढ़े, और दुश्मनों के कमांडर को, ग्रेगरी को, आपने कत्ल कर दिया। आफ्टर दैट मोरल ऑफ द आर्मी वाज डाउन एंड रोमन आर्मी वाज डिफीटेड। और अल्टीमेटली मुसलमान ये जंग जीत गए। और फिर मुसलमान इस इलाके में आगे बढ़ते गए। तुनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये तीनों जो मुल्क हैं, ये आजकल के मुल्क हैं, उस जमाने के छोटे इलाके थे, ये तमाम इलाके मुसलमानों ने कैप्चर कर लिए। और अल्टीमेटली फ्रांस तक पहुंच गए, फ्रांस की स्पेन की बॉर्डर तक पहुंच गए। तो पूरा नॉर्थ अफ्रीका मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया। और मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया कि कहाँ तक, कौन कौन से इलाके तक मुसलमान पहुंच गए, ठीक है ना। यानी अगर आप मैप पे देखें, तो ये इजिप्ट है, ये लिबिया, फिर ये सारे इलाके, जितने भी इलाके हैं, टिल मोरक्को, ये तमाम इलाके। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये स्पेन है, जिसमें मैंने एस लिखा है। और इसके साथ ये फ्रांस है। तो स्पेन स्पेन में भी कुछ फोर्सेस मुसलमानों की दाखिल होगी, लेकिन स्पेन से कोई अटैक नहीं हुआ। स्पेन स्पेन से किसी ने मुकाबला नहीं किया। तो हजरत उस्मान ने कहा कि ठीक है, आगे फ्रांस में या स्पेन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अल्टीमेटम दिया कि अगर अब रोमन्स ने अटैक किया, तो हम कंस्टेंटिनोपोल पे, ये देखें, अगर ये कंस्टेंटिनोपोल है जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, तो हम कंस्टेंटिनोपोल पे स्पेन और फ्रांस की साइड से हमला करेंगे। और फिर हम पूरे यूरोप को फतह कर लेंगे। लेकिन आपने ये शर्त रखी कि अगर वहां से अटैक हो तो हम ऐसा करेंगे, अगर वो लोग अटैक नहीं करेंगे, वो लोग हमारे साथ ट्रीटी करेंगे, पीस ट्रीटी करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, फिर हम सुलह करेंगे, हम अमन से रहेंगे। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि जहां जहां भी मुसलमानों ने अपनी फोर्सेस को मूव किया, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंसिव वॉरफेयर। जहां से खतरा नहीं था, वहां मुसलमानों ने अपनी फोर्सेस को मूव नहीं किया। अब देखिए ना, इजिप्ट की हमने बात की।
इजिप्ट हजरत उस्मान हजरत हजरत उमर रज़ी अल्लाह के टाइम पे फतह हो गया था, लेकिन मुसलमानों ने नॉर्थ अफ्रीका में अपनी मूवमेंट नहीं की। जब तब तक नहीं की जब तक कि उनको खतरा नहीं था। ठीक है। खतरा कब हुआ? जब हजरत उमर की डेथ के बाद रोमर्स ने मेडिटेरियन सी से अटैक किया, और यहाँ से भी उन्होंने अटैक किया नॉर्थ अफ्रीका से। तो जब मुसलमानों को डिफेंस का इशू हुआ, तब उन्होंने हमला किया और ये पूरे इलाके कैप्चर कर लिए और यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ा सा पैसिफिक का इलाका है, दरमियान में अटलांटिक है। अटलांटिक की छोटी सी पट्टी है, और आगे जो है वो स्पेन था। तो स्पेन में कुछ इलाके तक गए, बॉर्डर बॉर्डर के इलाके में गए, लेकिन वहां से कोई अटैक नहीं होते थे। तो अब देखिए, अगर मुसलमान को चाहते तो पूरा यूरोप फतह कर सकते थे, लेकिन उनकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी मुसलमानों की या कैलिफेट की, इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोफेट, वो कॉलोनाइजेशन करना नहीं थी, एक्सपेंशन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन नहीं थी, बल्कि जहां जहां से थ्रेट था, जहां डिफेंस का इशू था, उन इलाकों में आपने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की। और जहां से डिफेंस का इशू नहीं था, वहां पे आपने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च नहीं की। चाइना के खिलाफ कोई जंग नहीं हुई, क्योंकि चाइना से कोई खतरा नहीं था। इंडिया में कोई कैंपेन लॉन्च नहीं की मुसलमानों ने, क्योंकि मुसलमानों को वहां से कोई खतरा नहीं था। पर्शियन एम्पायर से खतरा था, तो पर्शियन एम्पायर के जितने इलाके थे वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनसे ले लिए। रोमन एम्पायर के byzantine एम्पायर से खतरा था, तो उनके खिलाफ जंग हुई और मुसलमानों ने byzantine एम्पायर को कैप्चर कर लिया। नॉर्थ अफ्रीका से byzantine एम्पायर ने जब मुसलमानों पे अटैक किया, तो तब मुसलमानों को वहां मूव होना पड़ा। तो फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन मुसलमानों ने कभी भी हमला नहीं किया। अगर आप बिल्कुल शुरू से देखें, बैटल ऑफ बदर से, तो शुरू में 2 साल तक मुसलमानों को जिहाद की इजाजत नहीं दी गई। 2 साल के बाद दूसरे साल में जाके इजाजत दी गई और कहा गया कि जुल्म नहीं करना, और वो हमला करें तो फिर हमला करना, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इस्लामिक स्टेट, के जो आप पे अटैक करे, जो आपसे लड़े, आप उसी से जंग कर सकते हैं। इनोसेंट लोगों से, पीसफुल लोगों से आप जंग नहीं कर सकते। बदर, जो कि उससे पहले मक्का जो थे वो बार बार अटैक कर रहे थे, ओहद और इस तरह की तमाम बैटल्स। रोमर्स के खिलाफ पहली बैटल मौता थी, और फिर तबूक थी। तो तबूक में भी मुसलमानों को ये खबर मिली थी कि रोमर्स दे आर कमिंग विद लार्ज आर्मी, और वो तैयारी कर रहे थे। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इस्लामिक स्टेट, या मिलिट्री पॉलिसी क्या है। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमने नॉर्थ की बात कर ली, ठीक है ना। नॉर्थ की बात कर ली। तो हजरत उस्मान के टाइम पे चारों डायमेंशन में पता हुई। तो नॉर्थ में देखिए आप कितने सारे इलाके, मिस्र से लेके मोरक्को तक का पूरा इलाका हजरत उस्मान के शुरू के 3-4 सालों में ये फतह हो गया। और जिन्होंने फतह किया उनका नाम भी आप याद रखिएगा, अब्दुल्ला इब्ने साद इब्ने अबी सरा। तो आपने ऊपर बात की थी पहले, आपने सवाल मुझसे पूछा था कि क्या ये फेवरेटिज्म था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नर बनाया जिनको हजरत उस्मान ने, अब्दुल्ला बिन साद को, उनके रिलेटिव तो थे, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कॉम्पिटेंट थे या इनकॉम्पिटेंट गवर्नर थे? जी सारा, आपको क्या लगता है, ये कॉम्पिटेंट थे या आपको इनकॉम्पिटेंट गवर्नर लग रहे हैं? अब देखिए ना, इन्होंने इतनी सारी फतूहात कर ली, इतने सारे इलाके इन्होंने कैप्चर कर लिए, और इतनी सारी एक्सपेंशन की, इतनी बड़ी जंगों में रोमन्स को उन्होंने डिफीट किया अपने से बड़ी आर्मी को। तो ही वाज अ कॉम्पिटेंट सर गवर्नर, कॉम्पिटेंट थे। ठीक है ना, कॉम्पिटेंट थे। अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो फिर फेवर होता कि जो बंदा किसी पोस्ट के काबिल नहीं है, आप उसको बना रहे हैं, तो ये फेवरेटिज्म होता है। लेकिन ये तो चूंकि कॉम्पिटेंट थे, फिर उन्होंने प्रूव किया अपने आप को कि इतने सारे इलाके। फिर हम आगे देखेंगे कि इन्होंने नेवल फोर्स भी बनाई, और मेडिटेरेनियन सी में भी रोमन्स को बहुत सारी जगहों में डिफीट किया। तो ही वॉज अ हीरो ऑफ दैट टाइम। ये मुसलमानों के एक बड़े हीरो थे, जिन्होंने इतने सारे इलाके फतह किए, फाते थे, गाजी थे। तो बाद में हम देखेंगे कि कुछ लोगों ने फिर इनको डिफेम किया, और इन पे फिर इल्जाम लगाए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये शुरू के जो 6-7 साल थे, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई खिलाफत की, और लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे, बहुत ज्यादा खुशहाली आ गई, और लोगों के पास बहुत ज्यादा माल और दौलत आ गई, और लोग जो है हजरत उमर के टाइम से भी ज्यादा खुशहाल और हैप्पी और प्लेजर थे। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि आगे फिर क्या सूरत हाल हुई कि सेवन्थ ईयर से, हजरत उस्मान के टाइम पे सेवन्थ ईयर से हालात खराब होना शुरू हुए। तो उसमें हम आगे बात करेंगे इनके रीजन पे, कॉजेज पे। पहले हम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। सर इसके बाद ईस्टर्न साइड पे एक्सपेंशन हुई आपके टाइम पे।
तो ईस्टर्न साइड पे जिन कमांडर को आपने अपॉइंट किया वो थे अहनफ बिन कैस। इनके नाम भी आप याद रखिएगा, अहनफ बिन कैस एक सहाबी ताबी थे। तो ये उनके यहाँ पे मेन कमांडर थे। तो इन्होंने इस इलाके में यजगर जो था, जो कि पर्शियन रूलर था, उसके जो फोर्सेस थे, जो बाकी बचे कुछ लोग थे, उनको डिफीट किया। और रिवर ऑक्सेस जो था उसको क्रॉस करके, रिवर ऑक्सेस इज लाइक जिस तरह रिवर सिंध है यहाँ पे, और जिस तरह बड़े दरिया हैं इंडिया में, गंगा जमुना या ब्रह्मपुत्र या मैसिसिपी, तो ये बड़ा दरिया है ऑक्सेस। तो ऑक्सेस जो है वो, अगर आप मैप में देखें तो रशिया के इलाके में ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो आता है, और इन इलाकों को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है ना? तो रिवर ऑक्सिस ऊपर से नीचे आता है, और इस इलाके ये जो दरिया है ये इन इलाकों को, जो खासतौर पे सेंट्रल एशिया के इलाके हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसके इस तरफ का इलाका जो था वो मावरा उन नहर कहलाते थे इसको, यानी अदर साइड ऑफ द रिवर। तो रिवर ऑक्सिस तक का सारा इलाका जो है वो हजरत उस्मान के टाइम पे फतह हुआ। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और फिर यहाँ पे ससनीट के जो बचे कुचे लोग थे, उनकी आर्मीज थे वो सारी, और फिर यहाँ पे एक हेफ्थलाइट एम्पायर थी, और हीरात का इलाका, काबुल गजनी वगैरह के इलाके, ये सारे इलाके जो है वो हजरत उस्मान के टाइम पे मुसलमानों ने कर लिए। तो यहाँ पे जो कमांडर थे इनको आप याद रखिएगा कि आहारा कैश जो थे ये मेन कमांडर थे। फर्दर वी सी, जो गवर्नर थे बसरा के, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न आमिर। इन्होंने भी बहुत सारे इलाके फतह किए इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे। और इन इलाकों में फर्स का इलाका शामिल था, या फिर आप किरमान, सिस्तान, खुरासान, और ट्रैक्सोनिया और अफगानिस्तान, ये सारे इलाके जितने आपको मैप में नजर आ रहे हैं। और फिर काबुल, हिसरा, गजनी, तबरिस्तान, मकरान, और पाकिस्तान के इलाकों में बलूचिस्तान, और पिशावर तक के जो बॉर्डर तक के इलाके, ये सारे इलाके हजरत उस्मान रजी अल्लाह के टाइम पे मुस्लिम खिलाफत में शामिल हो गए। और इन इलाकों को जिन्होंने फतह किया उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने आमिर। अब्दुल्ला इब्ने आमिर बसरा के गवर्नर भी थे और मिलिट्री कमांडर भी थे, और ये तमाम इलाके उन्होंने फतह किए। तो ये अब्दुल्ला इब्ने आमिर भी आपके रिलेटिव थे, और बाद में ये भी इल्जाम लगाया गया था कि ये आपके रिलेटिव है, तो इसलिए इनको रिमूव करना चाहिए। तो अब्दुल्ला इब्ने आमिर भी बहुत ही अच्छे गवर्नर थे, जिन्होंने इतने सारे इलाके कॉन्कर किए। अब आप देखिए ना, ये रशिया के करीब, आर्मीनिया वगैरह, ये तमाम इलाके आपको नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर तक। या आप मैप में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितने दूर तक इलाके जो है आजकल के दौर में जो यूक्रेन वगैरह तक के इलाके हैं, आर्मीनिया, अजरबैजान, तो इससे बहुत आगे तक चले गए मुसलमान। यानी रशिया के अंदर बहुत आगे तक जो है उसके फोर्सेस फैल गई। तो आप देखिए, तो ईस्टर्न साइड पे ये तमाम जो इलाके थे, ये सारा ईस्ट का बॉर्डर है। तो ईस्टर्न साइड पे ये तमाम इलाके जिनके अभी नाम मेंशन किए मैंने, ये तमाम हजरत उस्मान के टाइम पे फतह हुए हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि ईस्ट ईस्ट में कितनी ज्यादा एक्सपेंशन हुई। आगे चले, इसका क्वेश्चन आ सकता है, यस। अभी तक वैसे आया नहीं है, कि एक जनरल अकाउंट अबाउट द एक्सपेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उस्मान। तो जनरल एक्सपेंशन पे आए तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों डायमेंशन में बात करनी है। तो अभी हमने दो डायमेंशन की बात कर ली है। एक हमने साउथ की बात की, साउथ में नॉर्थ अफ्रीका, और दूसरा हमने ईस्ट की बात की, जहाँ पे इतने सारे इलाके अभी हमने मेंशन किए। आगे चलते हैं वेस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न साइड में देखें तो हमें मेडिटेरेनियन सी नजर आता है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा है, ठीक है। बल्कि मैं आपको थोड़ा, अब देखिए ये जो है, ये मैप थोड़ा सा दूर से है। इस मैप में भी आपको नजर आएगा कि ये तो ब्लैक सी का इलाका है, इस तरफ तुर्की है, और इस साइड पे ये जो यहाँ पे इस मैप में इलाका नजर नहीं आ रहा। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी था, दैट इज ऑन द वेस्टर्न साइड। अब आप यहाँ पे देखें तो जो नॉर्थ अफ्रीका और ये इजिप्ट का इलाका है, इसके दरमियान ये मेडिटेरेनियन सी था। और मेडिटेरेनियन सी जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि रोमन एम्पायर, अच्छा रोमन एम्पायर, एशिया से तो मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के तमाम इलाके ले लिए थे, लेकिन ये यहाँ यहाँ जहाँ मैं अभी
अभी इसको हाईलाइट करने लगा हूँ। आप इस मैप में देखिए कि ये जो तुर्की का इलाका है, ये रोमन एम्पायर में था। ये सारे इलाके जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रोमन एम्पायर में थे। ठीक है। और फ्रांस तक का इलाका, ये सारे रोमन एम्पायर के पास थे। ये सारे इलाके यूरोपियन इलाके, तो रोमन एम्पायर यूरोप में रह गई थी, इटली वगैरह ये सारे इलाके। और इनका जो कैपिटल था दैट वाज कंस्टेंटिनोपल, जो कि आजकल तुर्की में है, कंस्टेंटिनोपल। फर्दर ये जो पूरा मेडिटेरेनियन सी था, ये भी रोमन्स के पास था। और रोमन्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स थी। ठीक है। मुस्लिम्स के पास नेवी नहीं थी, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने मुसलमानों को मना कर दिया था कि हमें नेवी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि हजरत उस्मान के टाइम पे नेवल अटैक हो चुका था मुसलमानों पे रोमन साइड से, और मुसलमानों को जरूरी लगा कि अब नेवी बनाना जरूरी है, वरना मेडिटेरियन में कहीं से भी अटैक हो सकता था। अच्छा, मेडिटेरियन में साइप्रस, ये बहुत बड़ी नेवल कंटोनमेंट थी रोमन्स की। क्रीट, ये एक बहुत बड़ी नेवल कंटोनमेंट थी जहाँ पे बहुत सारे शिप्स थे उनके। इसी तरह माल्टा, सिसली। ठीक है ना। तो ये जितने भी अभी नाम मैंने मेंशन किया, रोडोस था, सिसली था, क्रीट था, माल्टा था, ये तमाम जो थे ये उनकी नेवल बेसिस थी। और अब मुसलमानों के लिए जरूरी हो चुका था कि वो अगर सस्टेन करना चाहते हैं अपनी पावर को, तो नेवल फोर्स बनाएं और मेडिटेरेनियन सी में भी अपना इन्फ्लुएंस कायम करें। आई होप कि टाइम हो गया है और हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो मेरा ख्याल है फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में करें तो कैसा रहेगा? आप भी फ्रेश होंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम इसको Yes. नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको पढ़ेगा। तो इसके एंड पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो आप इन नोट्स के बिल्कुल एंड पे जाके क्वेश्चन आंसर्स को भी पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है। मार्किंग स्कीम भी आपको मिल जाएगी इसी डॉक्यूमेंट में। और साथ में ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप घर पे देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यही से स्टार्ट लेंगे। एनी क्वेश्चन? जी सालार वो तो सारा। और आप सबको क्लियर है? जीशान को भी क्लियर है? Yes. चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे यहीं से। अल्लाह हाफिज। वापस